हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का एक और पार्ट लेकर आया हूं और इसमें हम जीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे तो उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन क्या क्या है भाई? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 और अपोलो 11। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले पहले उपग्रह का नाम था लूना 10। क्या याद रखिएगा कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले पहले उपग्रह का नाम था लूना 10। वहीं यदि हम बात करें लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया कि लूना 9 के बारे में क्या बताया कि चंद्रमा तल पर पहुंचने वाला सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई? मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 और चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला उपग्रह का नाम क्या था भाई? लूना 9। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था भाई? अपोलो 11। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वहीं यदि हम बात करें तो आपने एक और चीज़ सुनी होगी, एक और चीज़ थी आपकी स्पुतनिक 2। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला ये उपग्रह था पहला। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि जीवित कुत्ता लाइका अंतरिक्ष में गया था। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या था भाई? स्पुतनिक 2। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या क्या है आपके? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। और यदि वहीं हम बात करें राष्ट्रपति की तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। वहीं यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 75। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मतलब इसको याद करने की एक ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें व्यक्ति 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 75। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गोबी, चोलिस्तान, सुक्कूर और मीरपुर। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। यदि हम बात करें थार रेगिस्तान की तो यदि हम बात करते हैं थार रेगिस्तान की तो आप सभी को पता होगा भाई कि थार रेगिस्तान का
कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है, 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम बात करें तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि थार रेगिस्तान का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। उसके अलावा यदि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो आपको भी पता है भाई कि जो लूनी नदी है, ये थार रेगिस्तान में आकर क्या हो जाती है भाई, लुप्त हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि लूनी नदी थार रेगिस्तान में आकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक और रेगिस्तान आपको दिख रहा है, गोबी। तो इसके बारे में भी आपको फैक्ट बता देता हूँ कि जो गोबी रेगिस्तान है, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। तो गोबी रेगिस्तान का विस्तार जो है ये है मंगोलिया और चीन में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गोबी रेगिस्तान का विस्तार कहाँ कहाँ है भाई, मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। और यदि हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आप सभी को पता है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान है, सहारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और ये कहाँ पर है, तो ये सब भी आपको पता है कि ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो क्या क्या मैंने फैक्ट आपको बताए इस क्वेश्चन में कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, चोलिस्तान। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। और इस पर आकर लूनी नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और यदि बात करें थार रेगिस्तान का विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें तो गोबी रेगिस्तान का विस्तार कहाँ कहाँ है, मंगोलिया और चीन में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, और इसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। तो आई होप आपको सभी फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2019 में किस लोकसभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन है 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं। तो याद रखिएगा कि 2009 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2009 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब इस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं ये आपको सभी फैक्ट बता देता हूं। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो आपको मैंने बताया 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और यदि हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में पहली बार ईवीएम तथा पोस्टल बैलेट पर प्रत्याशी के नाम और सिंबल के साथ पार्टी का नाम और फोटो भी दिए गए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2019 में ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर प्रत्याशी के नाम और के साथ और नाम और सिंबल के साथ पार्टी का नाम और फोटो भी दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसा पहली बार हुआ। उसके अलावा यदि हम बात करें तो 2019 में पहली बार वोटर आईडी के अलावा आप 12 अन्य दस्तावेजों के साथ भी वोटिंग कर सकते थे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, और आधार कार्ड हो गया, और जो भी यदि केंद्रीय या फिर राज्य कर्मचारी हैं उनकी आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे टोटल पासपोर्ट वगैरह, ऐसे टोटल 12 आप आईडी कार्ड से भी वोटर आईडी के अलावा वोट कर सकते थे। तो ये भी पहली बार हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर 2019 के चुनाव की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का ताशीगांग पोलिंग बूथ दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ इस पे बना था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या चीज़ भाई, कि हिमाचल प्रदेश का ताशीगांग पोलिंग बूथ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का ताशीगांग पोलिंग बूथ दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना था ये। और इसकी जो टोटल ऊंचाई थी ये थी 15,256 फीट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया ये मैंने आपको।
उसके बाद यदि हम बात करें तो 2019 के चुनाव में यदि हम बात करें तो ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव था। तो टोटल ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव था और टोटल कितने दिन चला था भाई? 39 डेज, यानी कि 39 दिन चला था। और यदि हम बात करें तो इसमें टोटल कितने चरण हुए थे, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। टोटल कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की इसकी, तो सबसे कम उम्र में विजयी प्रत्याशी, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में विजयी प्रत्याशी कौन थे भाई? तेजस्वी सूर्या। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में विजयी प्रत्याशी थे तेजस्वी सूर्या। 28 वर्ष में इनने लोकसभा चुनाव जीता था और ये कहाँ के हैं भाई? बेंगलुरु से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में विजयी प्रत्याशी कौन थे? तेजस्वी सूर्या। कहाँ से भाई? बेंगलोर साउथ से। और 28 वर्ष की उम्र में इनने चुनाव जीता। यदि हम बात करें 2019 के चुनाव में, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि एनडीए, इनको टोटल कितने प्रतिशत वोट मिले थे भाई? 45% वोट मिले थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यदि हम बात करें तो बीजेपी को टोटल वोट कितने मिले थे? 37.4%। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क बताना चाहता हूं कि आप ये बताएं मुझे कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी सीट थी। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट सेक्शन में, कि 2019 के चुनाव में बीजेपी की कितनी सीट थी। ये चीज़ आपका होमवर्क है, तो इसको आप हमको कमेंट करके बताएं। तो अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2019 के चुनाव में एनडीए के टोटल 45% वोट थे और बीजेपी के कितने थे भाई? 37.4%। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा हम बात करें तो 2019 के चुनाव में पहली बार ट्रांसजेंडर की एक अलग पहचान दी गई थी भाई। मतलब कि महिला या पुरुष के अलावा तीसरा जेंडर, ट्रांसजेंडर की भी एक अलग पहचान दी गई थी। किस चुनाव में? 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तो एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। 2019 के में किस लोकसभा का चुनाव हुआ? 17वीं। 2019 में ईवीएम और बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम और सिंबल के साथ पार्टी का नाम और फोटो भी दर्शाए गए थे। इस पे पहली बार वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य आईडी से भी आप वोट दे सकते थे। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ था हिमाचल प्रदेश का ताशीगांग पोलिंग बूथ, ऊंचाई थी 15,256 फीट। 39 दिन अब तक सबसे लंबा चुनाव था, 39 दिन चला था। और टोटल कितने चरण में चुनाव हुआ था आपका? 7 चरण में। सबसे कम उम्र में विजयी प्रत्याशी थे बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें चुनाव जीता। और यदि हम बात करें एनडीए, तो एनडीए को वोट मिले थे 45% और बीजेपी को मिले थे 37.4%। और ट्रांसजेंडर का एक अलग यहां पर पहचान दी गई थी। तो ये पहला चुनाव था। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है एक चीज, नोटा। तो नोटा यानी कि नन ऑफ दी अबव यानी कि नोटा बटन किस वर्ष में आई थी भाई? किस लोकसभा चुनाव में आई थी? तो ये याद रखिएगा, 16वें लोकसभा चुनाव में सन 2014 में नोटा की बटन आई थी। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है मस्तिष्क को छवियों से के संदेश भेजना, ऑप्शन सी है आंखों की फोकस दूरी को बदलना, और ऑप्शन डी है चोट से आंखों की रक्षा करना। तो याद रखिएगा कि हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। यदि हम बात करते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो आप सभी को पता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? डायोप्टर। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अब आपको भी पता है कि लेंस टोटल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस
और एक होता है आपका अवतल लेंस। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी कि एक होता है उत्तल लेंस और एक क्या होता है आपका अवतल लेंस। और यदि हम बात करें तो आपको भी पता है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि हम बात करें तो आपको भी पता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और वहीं यदि हम बात करें निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया कि लेंस का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस पॉजिटिव और अवतल लेंस नेगेटिव। यदि हम बात करें दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए यानी कि मायोपिया के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको ये चीज भी पता होगी, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है भाई, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये चीज को आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 मई और ऑप्शन डी 28 मई। तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं। टीबी, तो आप लोग यदि इसको एग्जाम्पल में एक ट्रिक समझें कि जैसे आप सभी को भी पता है कि बचपन में जब हम थे तो मार्च के टाइम पे हमारे एग्जाम एंड होते थे, यानी कि मार्च के टाइम पे हमारे एग्जाम एंड होते थे। और क्या होता था कि हमारे आसपास के फिर 2-4 बच्चे हमारे घर आ जाते थे और क्या करते थे, सभी मिलकर क्या देखते थे, टीबी देखते थे। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब यदि हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि डायबिटीज दिवस, ठीक, डायबिटीज दिवस ये कब मनाया जाता है भाई, 14 नवंबर को। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। उसके अलावा यदि हम बात करें विश्व कैंसर दिवस, अब डायबिटीज दिवस की भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको भी पता है कि 14 नवंबर को क्या होता है भाई, 14 नवंबर को क्या रहता है, बाल दिवस भी रहता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है, चिल्ड्रंस डे भी होता है। अब आपको भी पता है कि बच्चे बहुत क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट में बहुत क्या होती है, चीनी, और चीनी से क्या होती है भाई, डायबिटीज। तो आप याद रखिएगा कि डायबिटीज डे यानी कि आपका डायबिटीज डे किस तारीख को रहता है भाई, 14 नवंबर। उसके अलावा हम बात करें विश्व कैंसर दिवस, तो ये चीज सभी को याद ही होगी कि विश्व कैंसर दिवस कब होता है भाई, 4 फरवरी को। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और उसके अलावा हम बात करें इंपॉर्टेंट तो विश्व एड्स दिवस कब रहता है, 1 दिसंबर को। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और विश्व अस्थमा दिवस ये रहता है आपका 11 दिसंबर को। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताया इस क्वेश्चन में कि विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है भाई, आपका 24 मार्च को। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वही हम बात करें डायबिटीज डे, तो ये कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। कैंसर डे तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 11 दिसंबर को। तो आई होप आपको ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डे अच्छे से याद हो गए होंगे और आप इनको याद करके रखिए क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि किसी तत्व का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ऑप्शन है आपका मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वॉल्टर क्लॉडियस और आपका ऑप्शन डी है धनराज पिल्ले। तो याद रखिएगा कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर और इन्हें सन 1957 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिएगा ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बात करें बलबीर सिंह सीनियर की, तो बलबीर सिंह सीनियर ने लगातार 3 साल ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन से साल में भाई, तो ये याद रखिएगा लंदन ओलंपिक 1948 में, उसके अलावा हम बात करें हेलेंस्की ओलंपिक 1952 में, और उसके अलावा हम बात करें तो अगला ओलंपिक है 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में। तो याद रखिएगा कि इनने लगातार 3 साल 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक ओलंपिक के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि 1952 ओलंपिक के फाइनल में इनने नीदरलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा गोल मारे थे, 5 गोल, और ये किसी भी खिलाड़ी के व्यक्तिगत फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल थे ओलंपिक में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इनका हॉकी में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं यदि हम बात करें बलबीर सिंह सीनियर की, तो हाल ही में भी इनका नाम आपका चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर की ओर से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इंडियन स्पोर्ट्स और ऑनर की ओर से इनको क्या किया गया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2019 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा लास्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हाल ही में इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किससे एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल। तो याद रखिएगा कि एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम बात करें कि गन्ने की खोई से बिजली भी प्राप्त की जा सकती है, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पीएमआई, ऑप्शन बी बीएमआई, ऑप्शन सी है एएमआई और ऑप्शन डी है आपका केएमआई। तो याद रखिएगा कि मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है भाई, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बॉडी मास इंडेक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। ऑप्शन है आपके प्रयास यानी कि एफर्ट, ऑप्शन बी है भार यानी कि लोड, ऑप्शन सी है फलक्रम और ऑप्शन डी है कोर। तो याद रखिएगा कि लीवर पर वह बिंदु जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि लीवर का वह बिंदु जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है क्या कहलाता है भाई, वो फलक्रम कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या है भाई आपके,
एंटोमोलॉजी ऑप्शन बी है, ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन सी है, बर्डोलॉजी और ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजी। तो याद रखिएगा कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वहीं यदि हम बात करें डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड पार्क कहाँ पर है भाई? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा गोवा में, कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अटलांटा, प्योंगचांग, रियो डी जेनेरियो और सिडनी। तो याद रखिएगा कि 2018 का शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग में हुआ था। और यदि हम बात करें तो इस पे जो टॉप में जो देश आया था, सबसे ज़्यादा मेडल जिस देश ने जीते थे वो कौन सा था भाई? नॉर्वे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है कि 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होने वाला था भाई? टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये 2021 में होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 8, 7, 10 और 11। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और फिर क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 से घटा के कितनी कर दी गई थी? 6। और कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था भाई? संपत्ति का अधिकार। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि संविधान के प्रारंभ में भारत में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फिर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 7 से घटा के कितने कर दिए गए? 6। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या है कि इसका पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष ये पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 4 और 2 कितना हो गया भाई? 6। तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1976 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वहीं यदि हम बात करें तो मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। याद करने की ट्रिक है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है और अपने आप पूरी दुनिया में अपना अधिकार बताता है। तो वहाँ से आप याद रखें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, भारत और चीन। तो यहाँ पर मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों का ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा देश है भाई? रूस। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है आपका कनाडा। तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। उसके बाद फिर चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए। 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। उसके बाद वहीं हम बात करें 6वां सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पहला स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान याद रखिएगा कौन सा है? 7th। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा।
तो ये हो गया हमारे जीएस एमसीक्यू का ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। इसमें हमने सभी 15 क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।